शहर की बात की जाए तो 2 दिन पहले तक सिर्फ एक मरीज होने की कमी थी जिससे शतक पूरा हो सकता था, लेकिन अब जो है शतक से भी आगे डेंगू के मरीज चले गए हैं। सबसे पहले तो अपने घर के अंदर या घर के आसपास साफ पानी को इकट्ठा ना होने दें। अगर हमने बर्तनों में पानी रखा है तो उसको ढक के रखें। दूसरा है कि दिन के टाइम, शाम के टाइम हम फुल स्लीव्स के कपड़े और पैंट्स पहन के रखें ताकि मच्छर काटने के चांसेस कम हो। टेस्ट कौन सा होता है डेंगू के अंदर, कैसे पता चलता है कि डेंगू है? अगर छोटे बच्चों की बात की जाए, क्या न्यू बोर्न बेबी को भी डेंगू फीवर हो सकता है? मरीज को इनिशियल स्टेज के ऊपर पता लग जाता है कि डेंगू है, तो क्या उसका हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना जरूरी होता है? जब बच्चे रोते हैं, हमने भी सुना होगा कि घर के अंदर बच्चे लगातार रोते रहते हैं, लेकिन माँ बाप को पता नहीं चल पाता कि बच्चे किस लिए रो रहे हैं। तो इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? पेरेंट्स की बात की जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर्स को क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? पर माँ के दूध में ऑलरेडी इतना पानी है कि वो बच्चे की प्यास बुझाने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन कुछ बच्चे अगर नहीं रोते हैं तो क्या उनके अंदर बीमारी होती है, या फिर किस वजह से नहीं रोते हैं वो, या फिर जब वो बड़े होते हैं तो उनको कुछ इफेक्ट करता है ये? नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर लगातार बीमारियां पनप रही हैं और उस बीमारी में से एक है डेंगू की बीमारी। अगर हिसार शहर की बात की जाए तो 2 दिन पहले तक सिर्फ एक मरीज होने की कमी थी जिससे शतक पूरा हो सकता था, लेकिन अब जो है शतक से भी आगे डेंगू के मरीज चले गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि डेंगू के अंदर किस तरीके से प्रिकॉशन लेनी चाहिए और डेंगू काटने के बाद एक मरीज को क्या करना चाहिए, इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ महात्मा गांधी हॉस्पिटल से डॉक्टर अंजलि मदान मौजूद है, जो कि पीडियाट्रिशियन है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। अंजलि जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल के दिनों के अंदर कितने छोटे बच्चों के अंदर डेंगू के जो बीमारी है वो फैल रही है? डेंगू देखो हर उम्र के बच्चों में हो सकता है। जैसे मेरे पास ऑलरेडी पिछले 3-4 दिनों में 4 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, एक 14 साल का बच्चा ऐसे एडमिटेड थे डेंगू बुखार के साथ, जो कि सिंपल बुखार की कंप्लेंट के साथ हमारे पास आए थे और जब हमने टेस्ट करवाया तो डेंगू पॉजिटिव आए। ठीक है, टेस्ट कौन सा होता है डेंगू के अंदर, कैसे पता चलता है कि डेंगू है? देखो, अगर हमें शक है कि डेंगू की बीमारी बच्चे को लग रही है, डेंगू सीज़न चल रहा है, फीवर है, हेडेक है, बॉडी एक है, रैश डेवलप हो रहा है बच्चे में, तो पहले 4 से 5 दिन में हम NS1 टेस्ट नाम का होता है वो हम करवाते हैं। अगर 5 दिन से ऊपर का बुखार है तो हम IgM सीरोलॉजी करवाते हैं डेंगू के लिए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम डेंगू लेबल करते हैं पेशेंट को। ठीक है, डेंगू को डेंगी बुखार भी कहा जाता है, ऐसा मुझे डॉक्टर अंजलि ने बताया है। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों के अंदर डेंगू को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। डॉक्टर, मुझे ये बताइए, डेंगू तो बहुत ज़्यादा फैल चुका है, लेकिन अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन घर के अंदर ही ले सकते हैं? जैसे कि यूजुअली हम सबको पता है कि डेंगू फीवर एक वायरल इलनेस है और ये मच्छर के काटने से ही फैलता है। अब नॉर्मली ये जो मच्छर है, इसकी जो खास बात है कि ये दिन और शाम के टाइम ही काटता है और ये साफ़ पानी में पनपता है। तो इसके लिए हम अपने लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि डेंगू बुखार कम फैले। सबसे पहले तो अपने घर के अंदर या घर के आसपास साफ़ पानी को इकट्ठा ना होने दें। अगर हमने बर्तनों में पानी रखा है तो उसको ढक के रखें। दूसरा है कि दिन के टाइम, शाम के टाइम हम फुल स्लीव्स के कपड़े और पैंट्स पहन के रखें ताकि मच्छर काटने के चांसेस कम हो। तीसरा, आजकल जैसे बाज़ारों से हमें स्प्रेज, एंटी मॉस्किटो स्प्रेज होते हैं जिसके में कि एक मैलाथायोन नाम का केमिकल होता है, एंटी मॉस्किटो होता है, वो उसकी फॉगिंग कर सकते हैं हम घर पे। या फिर क्रीम्स आते हैं कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट्स क्रीम, वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ आम चीज़ें हैं जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं कुछ हद तक डेंगू को रोकने के लिए। ठीक है डॉक्टर अंजलि, आपने कहा कि सुबह और शाम को मच्छर ज़्यादा काटता है, तो रात को क्यों नहीं काटता? ये इस मच्छर की खास बात है जो डेंगू फीवर ये जो ट्रांसमिट करता है कि ये मेनली दिन और शाम के टाइम ही काटता है। ठीक है, अगर बात की जाए पूरे के पूरे शरीर की तो इनको तो हम कपड़े से ढक लेंगे, लेकिन अगर मुंह की बात की जाए या फिर इस तरीके से जो हाथ यहाँ से होते हैं, पैरों की बात की जाए, फीट की, तो उनको कैसे कवर करें? वो भी वहाँ काट सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम मैक्सिमम बॉडी को कवर करके रखेंगे तो चांसेस कम होंगे, लेकिन हाँ 0% नहीं हो सकते चांसेस ना काटने के। ठीक है, अगर छोटे बच्चों की बात की जाए, क्या न्यू बोर्न बेबी को भी डेंगू फीवर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मच्छर के काटने से डेंगू फीवर। और यूजुअली जो 1 साल से कम बच्चे होते हैं उनमें जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं डेंगू के वो नहीं आते, जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, बॉडी एक हो गया, शरीर में लालगी आना, उल्टी आना, उनमें नॉर्मल जैसे आम बुखार या इन्फेक्शन के
सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, जैसे बच्चे को बुखार आता है, चिड़चिड़ापन, दूध कम लेना, सुस्त होना, शरीर में लाल चकत्ते होना, अगर ये सिम्टम्स हैं तो भी हम डेंगू को सस्पेक्ट कर सकते हैं उन केसेस में, अगर डेंगू का सीज़न चल रहा है तो। ठीक है, लगभग अगर बात की जाए डेंगू की, तो डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स कम होने लग जाती है, लेकिन अगर एक मरीज़ को इनिशियल स्टेज के ऊपर पता लग जाता है कि डेंगू है, तो क्या उसका हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना ज़रूरी होता है? देखिए, बच्चों में और इवन बड़ों में भी ऑलमोस्ट 90% डेंगू केसेस हम ओपीडी बेसिस पे भी ट्रीट कर लेते हैं। उन लोगों में यूजुअली जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे बुखार आना, शरीर में दर्द होना, शरीर में लालगी आना या चकत्ते आना, ये सब चीज़ें हैं तो हम ओपीडी बेसिस पे ही मैनेज करते हैं, जैसे बुखार की दवाई दे के बेड रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको कुछ वार्निंग साइंस हम दे के भेजते हैं कि हाँ, अगर ये सिम्टम्स डेवलप हों तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल एडमिट होना है। 90% केसेस डेंगू के हम यूजुअली ओपीडी बेसिस पे भी ट्रीट कर सकते हैं। सिंपल पैरासीटामोल, बुखार की दवाई दे के हम उनको ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ओरल फ्लूइड्स लेने हैं। ओरल फ्लूइड्स में हम जैसे छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, ये सब चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा हम वार्निंग साइंस उनको बता के भेजते हैं कि अगर इनमें से कोई भी दिक्कत बच्चे को आती है तो आपने इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करके बच्चे को हॉस्पिटल एडमिट करवाना है। ठीक है, अगर खाने पीने की बात करें तो डेंगू के अंदर किन पदार्थों का ध्यान रखना चाहिए? डेंगू फीवर में यूजुअली क्योंकि हमारा लिवर इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, तो डेंगू में यूजुअली हम बहुत ऑयली चीज़ें नहीं खानी, हल्का फुल्का खाना आप नॉर्मल खा सकते हैं, उसमें कोई चीज़ की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। मेन है पानी ज़्यादा लेना है, आपने तरल चीज़ें ज़्यादा लेनी है, जैसे नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, छाछ हो गई। ठीक है, फ्रूट्स आप सब चीज़ें ले सकते हैं, जैसे नॉर्मली आम भाषा में लोग बोलते हैं कि कीवी ज़्यादा खाना चाहिए, पपाया ज़्यादा खाना चाहिए। इन चीज़ों के अगर फ़ायदे नहीं है तो नुकसान कोई नहीं है, तो आप ले सकते हो। ठीक है, वार्निंग साइंस जो बच्चों में हमें देखने हैं घर पे, कि अगर आपको लगे बच्चा जो भी खा रहा है वो उल्टी कर रहा है, उसके पेट में दर्द हो रही है, पेट में फुलावट लग रही है, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कहीं से भी कोई ब्लीडिंग हो रही है, या फिर जो प्लेटलेट काउंट हम डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि रोज़ के रोज़ आपने एक टाइम प्लेटलेट करवाने हैं, अगर डेंगू फीवर डायग्नोज हुआ है, अगर प्लेटलेट बहुत ही रैपिडली फॉल कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करके अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाना है। ठीक है, डेंगू बुखार की बात की जाए तो इसके अंदर गिलोय कहीं ना कहीं बताया जाता है कि अच्छा होता है, क्या सही में गिलोय लेने से डेंगू बुखार ठीक हो जाता है? ठीक होना, देखिए डेंगू के इलाज के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। कोई ऐसे एंटीवायरल जैसे नॉर्मल बाकी बुखार होते हैं इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं, डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग अभी तक नहीं बनी। तो डेंगू में मेनली सपोर्टिव मैनेजमेंट है कि जो जो बच्चे को दिक्कत आ रही है उसी को हमने ठीक करना है। बुखार है तो बुखार को ठीक करना है, दर्दें हैं तो उसकी हम मेडिसिन देते हैं, फ्लूइड्स हमारी बॉडी में कम होते हैं इसलिए हम बाहर से फ्लूइड्स देते हैं। अगर ओरली कोई ले पा रहा है तो हम ओरली देंगे, अदरवाइज हम IV ड्रिप लगाते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंजलि जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है। डॉक्टर अंजलि, मुझे ये बताइए कि जब बच्चे रोते हैं, हमने भी सुना होगा कि घर के अंदर बच्चे लगातार रोते रहते हैं, लेकिन माँ बाप को पता नहीं चल पाता कि बच्चे किस लिए रो रहे हैं, तो इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? छोटे बच्चों में मुख्य कारण सबसे पहले है कि मे बी बच्चे को भूख लगी हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा भूख के लिए रो रहा है? अगर दूध पिलाए 2-3 घंटे से ऊपर हो गया है, बच्चा बार बार हाथ मुंह की तरफ लेके जा रहा है, या फिर लिप्स की मूवमेंट, टंग की मूवमेंट्स कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चे को भूख लगी है। वो एक कारण हो सकता है, काफ़ी कॉमन। दूसरा कारण हो सकता है कि उसका डाइपर वेट है। यूजुअली हम बोलते हैं कि डाइपर को हर 4 से 6 घंटे में चेंज करना चाहिए। अगर बच्चे ने ज़्यादा बाथरूम किया है और 2-3 घंटे के अंदर ही गीला हो गया और हमने चेंज नहीं किया तो वो इरिटेट करेगा बच्चे की स्किन को, उसकी वजह से बच्चा रो सकता है। या कई बार बच्चों में कोलिक की पेन होती है, जैसे नॉर्मली बच्चा दूध पीता है साथ के साथ हवा भी अंदर ले जाता है, उसकी वजह से बच्चे को पेन हो सकती है पेट में, उसकी वजह से भी बच्चा रोते हैं। ठीक है डॉक्टर अंजलि, आपने कहा कि 2 से 4 घंटे के अंदर डाइपर को चेंज करना चाहिए, लेकिन अगर टीवी की एडवर्टीजमेंट की बात की जाए तो कई दावा करते हैं कि 6 से 7 घंटे तक भी डाइपर चल जाता है। तो क्या 6 से 7 घंटे तक डाइपर लगाने से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है? देखो, अगर तो बच्चे ने पॉटी की है तब तो आपको इमीडिएटली चेंज करना है, चाहे आपने डाइपर 1 घंटा पहले ही क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि जो यूजुअली स्टूल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इरिटेट करती हैं स्किन को और बच्चे को रैश होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हाँ, अगर बच्चे ने सिर्फ यूरिन पास किया है तो आप 4 आवर्स तक वेट कर सकते हो, बट 4 to 6 आवर्स के बाद तो आपको चेंज करना ही है डाइपर। ठीक है, अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर्स को क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए?
देखिए, पहले तो ब्रेस्ट फीडिंग इम्पॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कि पहले 6 महीने तक बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, जिसका मतलब है कि पहले 6 महीने सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध ही देना है। इसके अलावा कोई घुट्टी, कोई हनी, कुछ नहीं चटाना, कोई पानी नहीं देना। माँ के दूध में वो सारे तत्व हैं जो पहले 6 महीने की ग्रोथ के लिए, बच्चे के लिए सेल्फ सफिशेंट है, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं या फिर घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि बच्चे को पानी दे दो, गर्मी है बहुत, पर माँ के दूध में ऑलरेडी इतना पानी है कि वो बच्चे की प्यास बुझाने के लिए काफ़ी होता है। तो बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में माँ का दूध देना है। जितना दिन के टाइम दे रहे हैं, रात को भी उतना ही दूध देना है। और यूजुअली हमारे पास मदर्स आती हैं ये कह के कि पता नहीं मेरा दूध पूरा हो भी रहा है बच्चे के लिए कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने ध्यान देनी है कि नॉर्मली अगर बच्चा माँ का दूध ले रहा है, वो दिन में 6 से 8 बार यूरिन पास कर रहा है, उसका वेट गेन स्टार्टिंग में, जैसे हम बोलते हैं, एक दिन में 20 से 30 ग्राम बढ़ना चाहिए। अगर वेट गेन अच्छा है, अगर बच्चा दूध पी के सो रहा है, अगर ये 3 चीज़ें हैं, मतलब यूरिन ठीक पास कर रहा है, वेट गेन हो रहा है, आराम से बच्चा सो रहा है, तो इसका मतलब है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है और उसके अलावा बच्चे को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कई बार होता है कि दूध पिलाने के बाद या नींद से पहले बच्चे रोने लग जाते हैं, तो उस दूध को पचाया कैसे जाए? पचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हम यही बोलते हैं कि बच्चे को जैसे हम 2-3 घंटे के बाद दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने के बाद हमेशा बर्प करवाना है, डकार दिलवाना है, कंधे से लगा के उसको थपथपाना है। उसका कारण ये है ताकि बच्चा एक तो दूध पचा ले, दूसरा है कि जो बच्चा दूध पीते पीते हवा अंदर लेके जाता है उसको निकाल दे। अदरवाइज़ बच्चों से हमारे में एसिडिटी होती है, बच्चों में भी ऐसे रिफ्लक्स होने के चांसेस रहते हैं और बच्चा फटा हुआ दूध निकालने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर महात्मा गांधी हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए जो प्री डिलीवरी हो जाती है जिनकी, उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ है? देखिए, हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 बेडेड NICU है, नियोनेटल ICU, जिसमें कि हमारे पास सांस की मशीनें हैं जिनको हम वेंटिलेटर्स और CPAP कहते हैं। हमारे पास फोटोथेरेपी मशीन्स हैं जो पीलियाग्रस्त बच्चों के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो भी 7 माह से 8 माह से बच्चे, टाइम से पहले हुए बच्चे होते हैं या फिर किसी भी इन्फेक्शन से ग्रस्त, या फिर जो बच्चे जन्म टाइम पे नहीं रोए, इन सब दिक्कतों से जुड़े बच्चे हमारे यहाँ पे। ठीक है, आज जब बच्चे की डिलीवरी होती है उस टाइम बच्चे का रोना जो है ज़रूरी माना जाता है, लेकिन कुछ बच्चे अगर नहीं रोते हैं तो क्या उनके अंदर बीमारी होती है या फिर किस वजह से नहीं रोते हैं वो, या फिर जब वो बड़े होते हैं तो उनको कुछ इफ़ेक्ट करता है ये? हम वही बोलते हैं कि बच्चे का रोना इसलिए ज़रूरी है कि जब बच्चा रोता है तो हमारे बच्चों के फेफड़े फूलते हैं, ऑक्सीजन की सर्कुलेशन पूरे बॉडी में जाती है। तो इसलिए अगर बच्चा नहीं रोया तो पूरे शरीर को ऑक्सीजन की कमी होगी, एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में असर हो सकता है। पर ज़रूरी नहीं जो हर बच्चा नहीं रोया उसकी ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट हो। कुछ बच्चों में माइल्ड इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन हाँ, कुछ बच्चों में दिमागी तौर पर बच्चे आगे जाके कमज़ोर भी रह सकते हैं। ठीक है, जब डिलीवरी होती है उस टाइम के ऊपर एक शायद जिसे गर्भनाल बोला जाता है, आजकल उसको प्रिवेंट करके रखा जाता है सेल्स के लिए। क्या कुछ ऐसा बच्चों के अंदर मिलता है कि अगर उसको प्रिवेंट करके रखा जा सके तो उनको डिजीज़ से बचाया जा सकता है बच्चों को? कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, उन चीज़ों से बचने के लिए हम कुछ सेल्स प्रिजर्व करके रखते हैं, बट वो फैसिलिटीज़ हर जगह नहीं होती। यूजुअली बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में वो फैसिलिटीज़ होती है। ठीक है, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के अंदर हाल फिलहाल के अंदर और कौन सी बीमारियां देखने को मिल रही हैं? बाकी वायरल फीवर जैसे डेंगू है, इसके अलावा नॉर्मल जैसे निमोनिया हो गया, और न्यूबॉर्न बेबीज़ में वही है जैसे बच्चे टाइम से पहले होते हैं, प्री टर्म डिलीवरीज हो जाती हैं, बर्थ एस्फिक्सिया, जो बच्चे रोए नहीं होते, इन्फेक्शन वाले जिनको हम सेप्सिस कहते हैं, जॉन्डिस वाले मरीज़ काफ़ी होते हैं, पीलियाग्रस्त बच्चे, ये हर तरह के बच्चे हमारे पास यहाँ आते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजलि मदान हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे साथ डॉक्टर अंजलि मदान थी जो कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर अपनी फैसिलिटीज़ दे रही हैं और एज अ पीडियाट्रिशियन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम कर रही हैं। डॉक्टर अंजलि, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो यहाँ पर आकर के किस टाइम आप अवेलेबल मिलती हैं? मैं मॉर्निंग OPD 9 to 2 होती है मेरी, और इवनिंग OPD 5 to 7। इसके अलावा 24/7 इमरजेंसी कॉल्स के लिए हम अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, एक बार महात्मा गांधी हॉस्पिटल का एड्रेस जो है हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। महात्मा गांधी हॉस्पिटल ITI चौक पे स्थित है, हिसार में। ठीक है, तो अगर आप लोग भी अपने चाइल्ड से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी लेना चाहते हैं या फिर कोई भी इलाज करवाना चाहते हैं, अगर आप 18 साल से आपके बच्चे कम हैं और उनको डेंगू की शिकायत होने लगी है, तो यहाँ पर आकर के डॉक्टर अंजलि मदान से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर 24/7 आपको अवेलेबल मिलेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि डेंगू के अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए
वो सब कुछ जो है डॉक्टर अंजलि मदान ने हमें बताया है। और इसके अलावा अगर आप लोगों की भी कोई क्वेरीज है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।